आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के दूसरे सेट को देखेंगे। मॉडल पेपर सेकंड है और ये टारगेट का सेट है। टारगेट जो कि प्रकाशन है टारगेट का, उसी का ये दूसरा सेट है और पहला सेट हमने करा दिया है। सभी क्वेश्चन उसमें 80 का 80 क्वेश्चन फुल डिटेल्स के साथ हमने कराए हैं। वो वीडियो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो सोलर सेल आपका बना होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ होता है जिससे करंट थोड़ा थोड़ा प्रवाहित होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज बनाने के लिए इन्हीं सब का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सोना गलत हो जाएगा, जस्ता भी गलत हो जाएगा और इसमें प्लेटिनम भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसके मतलब समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत में जब प्रतिरोध होगा, जब बढ़ जाएगा तो तार गर्म हो जाते हैं। गर्म यानी कि ऊष्मा, घर में भी आप कभी देखे होंगे कि तार धिक जाता है। तो धिक जाता है किसी कारण, प्रतिरोध अधिक हो जाता है तो इसमें उत्पन्न उष्मा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, 3 नंबर में है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, मतलब किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर होता है श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, मतलब इसमें जो आर है ना उसका मान बढ़ाना है आपको। तो बढ़ाना है तो पार्श्व क्रम में फॉर्मूला होता है 1 बटे में। तो बटा में कीजिएगा कोई भी संख्या तो छोटा हो जाता है और श्रेणी क्रम में नॉर्मली जोड़ना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। चौथा नंबर है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। मतलब श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है। तो प्रिज्म के द्वारा। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा आता है। प्रिज्म में एक श्वेत रंग की प्रकाश होती है जो कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और इसमें से ही कई प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे कि प्रिज्म से 7 रंगों का हो गया, एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी और इसमें पूछेगा कि किस रंग का प्रकाश सबसे तेज होता है। मतलब तरंग दैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ये तो हो गया आपको तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड। अब पूछेगा कि किसका विचलन सबसे कम होता है। तो सबसे कम किसका विचलन होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। मतलब जो तेज गति से जाएगा वो कम विचलित होगा। तो यानी कि लाल का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस साल भी आएंगे ही इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे है 5 नंबर में। 5 नंबर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का होता है। देखिए यहाँ भुलवाने के लिए उत्तल दर्पण दिया है। दर्पण देख के पहले ही टिक करके नहीं निकल जाना है, उत्तल लेंस देखना है, यानी कि पूरा पढ़ना है तब सही होगा। इसमें आगे है 6 नंबर कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, यहाँ से है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, आगे है 7 नंबर। रखिएगा 7 नंबर में है कि एल्कोहल का अपवर्तनांक, एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36, 1.36। और इसी में पूछ सकता है कि 1.33 किसका होता है। तो ये होता है जल। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33। और इसमें पूछ देगा कि 1.31, तो ये होता है बर्फ का अपवर्तनांक। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 और जल का अपवर्तनांक 1.33। और इसी पूछ देगा एल्कोहल का अपवर्तनांक तो 1.36। बाकी आप लोगों को अगर 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें में है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। मतलब नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है। समायोजन मतलब कि कम और बेसी किसके द्वारा किया जाता है। तो सिलियरी पेशियों द्वारा। आंख में सिलियरी पेशियों द्वारा इसकी फोकस को बढ़ाया और घटाया जाता है, वही कहने का इसका अर्थ है। 9 नंबर क्वेश्चन में है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति कितनी है। तो प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज होती है, इसकी प्रवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। सभी बिंदुओं पर इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना समान होता है। आगे चलिए 11 नंबर में है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम देखिए पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका। तो प्रिज्म का। अब प्रिज्म से ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना होती है और इसमें लाल रंग सबसे तेज गति से चलता है जिसका विचलन नहीं होता है। 12 नंबर है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। तो झुकाव में हो जाएगा बैगनी। बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है और लाल का झुकाव सबसे कम होता है। और पूछ देगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है। तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक, आगे है 13 नंबर क्वेश्चन।
कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में दो मुख्य फोकस होता है। लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है? तो दो मुख्य फोकस होते हैं लेंस में। 14 नंबर में है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, मतलब कह रहा है कि जिस लेंस का दोनों वर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। जिसमें दोनों उभरा है उसको उत्तल लेंस कहेंगे। एकदम इजी परिभाषा ही कुछ दिया है, तो इसको कर लीजिएगा। 15 है कि रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 16 नंबर में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो ये तो सबको पता होगा, दो नियम है। ठीक, आगे चलिए। 17 में है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो बिजली के फ्यूज का तार जो है ना, वो बना होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसका सही आंसर होगा पीबी और एसएन, यानी कि टीन और लेड। तो यहाँ पर टीन है, यहाँ तांबा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और तांबा और टीन दिया है, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वो बना होता है पीबी, पी बी, पीबी प्लस एस एन, पीवी प्लस एस एन, पीवी प्लस एस एन का बना होता है। विद्युत का फील्ड यानी कि टीन और लेड का बना होता है। 18 नंबर है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। यानी जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। मतलब वो विद्युत को रोकता है, जिससे आसानी से हो जाएगा, वो विद्युत का चालक हो जाएगा। तो इसमें आसानी से नहीं होता तो विद्युत रोधी। 19 नंबर में है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है आपको वोल्ट मीटर से। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है और धारा को ए मीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से। ठीक, 20 नंबर में है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। यहाँ पे है 21 में कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब जितने तार गर्म होगा ना उसमें उतने लाइन कम जाएगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रुकावट यानी उसका बढ़ जाएगा। 22 नंबर में है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। पर इसमें वो सब नहीं दिया है, लेकिन इसमें 20 नंबर में एक चीज देखिए क्या लिखा है कि आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, यानी कि आंख पे असर करता है। तो प्रकाश रहेगा तभी हम किसी चीज को देख जाएंगे, देख पाएंगे। तो मतलब आंख से इसका रिलेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी। 23 में है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता, यानी मंद पदार्थ में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मतलब कि पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका, परितारिका यानी यही उसको फैलाती है और घटाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका। 24 में है कि स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? मतलब वो बताना है। तो गति की अवस्था में नहीं, दोनों अवस्था में नहीं, इनमें से कोई, तो इसका हो जाएगा विरामावस्था में। जब स्थिर विद्युत रहेगा तो उसका, स्थिर विद्युत में जब आवेश रहेगा तो विरामावस्था में रहेगा। 25 में देखिए, 25 में है कि दूरदृष्टि आंखों द्वारा साफ देखा जा सकता है। मतलब ये परिभाषा ही है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखे। तो दूर की वस्तु को इसमें कह रहा है कि साफ देख सकते हैं, तो साफ हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं। यानी दूरदृष्टि में किस कहाँ की वस्तु को देख सकते हैं? दूर की। और निकट में निकट की देख सकते हैं, दूर की नहीं। ठीक, ये उल्टा चलता है थोड़ा, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, तो इसमें हो जाएगा दूर की वस्तु को देख पाएंगे और निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन, जिससे तालाब तालाब की तली उभरी हुई दिखाई देती है, तो किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होता है। 27 में है कि नीला तथा हरा प्रकाश को मिलाने पर किस रंग वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। देखिए इसके लिए एक चीज आपको याद करना होगा। थोड़ा हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। हाँ, 1 मिनट। इसको, इसके लिए एक पहले आपको ऐसे बनाना है, ट्राइएंगल। ट्राइएंगल दिख रहा है? ट्राइएंगल दिख रहा है, ट्राइएंगल हो गया। यहाँ पे होता है, यहाँ पे आर यानी कि रेड, यहाँ पे बी यानी कि ब्लू, बी है, और यहाँ पे जी यानी कि ग्रीन, आर बी जी। और यहाँ पे होता है वाई, यहाँ पे हो जाएगा वाई, यहाँ पे हो जाएगा एम, और यहाँ पे हो जाएगा सी, वाई एम सी। एक सेकेंड, इसको हम पहले मिटा लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ये हो गया आर बी जी, यानी कि रेड ब्लू और ग्रीन, तीनों कोना पर रेड ब्लू और ग्रीन है। यहाँ पे वाई, यहाँ एम, एम था ना, यहाँ
एम, YMC, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, मैजेंटा और सियान। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि नीला तथा हरा प्रकाश, नीला और हरा, नीला यानी ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो क्या बनेगा, ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो सी यानी कि सियान मिल जाएगा। सियान आपको बी नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वहीं पूछता कि रेड और ब्लू मिलेगा तो मैजेंटा, रेड और ब्लू मिलता तो मैजेंटा, और रेड और ग्रीन मिलता तो येलो, ग्रीन मिलता तो येलो। और इसमें पूछ देता अगर रेड और सियान को मिलाएंगे तो व्हाइट हो जाता है, व्हाइट। ठीक, सामने सामने वाला मिला देना है, येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो व्हाइट हो जाएगा, ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे तो ये भी व्हाइट हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थे, तो इनको आप लोगों को याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं, इसमें क्या है, पहले रुक जाइए। ये 26 था तो इसका अपवर्तन था, प्रकाश का अपवर्तन। 27 में नीला तथा हरा प्रकाश को मिलाने पर क्या बनता है, तो श्यान। नीला और हरा को मिलाएंगे तो श्यान बन जाएगा। 28 में है, 28 नंबर में है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। 29 में है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निकटता बतलाती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट रहेगी उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है क्षेत्र का मान उतने अधिक होगा, तो क्षेत्र के मान को वो बतलाती हैं। 30 में है कि दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, जिसे एम डैश द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, 31 में है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस पदार्थ के आयन का आयन देते हैं। मतलब कि ये भस्म का परिभाषा पूछ रहा है, तो आर्हेनियस के अनुसार भस्म वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्लोरिक आयन कहिए या हाइड्रोक्साइड आयन कहिए, एक ही होता है, यानी OH आयन प्रदान करता है, भस्म प्रदान करता है। ठीक, अम्ल के बारे में पूछता तो अम्ल H प्लस आयन प्रदान करता है, H प्लस आयन। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे लवण जो अम्ल अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये सिर्फ देखिए इतना नहीं पढ़ना है आपको, कह रहा है कि अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सामान्य लवण। उन्हें सामान्य लवण कहते हैं, उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। 33 नंबर में है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। 33 में है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो यूरिया की खोज बोहलर ने किया था, यूरिया की खोज बोहलर ने किया था। 34 में है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है, क्या देता है, एथाइन। 35 नंबर है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, यानी कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। इस क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपको बी। अब इसको और ये क्यों किया जाता है, तो जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए किया जाता है गैल्वेनीकरण। आगे है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें दे दिया 26 नंबर 36 में कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखिए इसमें ज्यादातर ऑप्शन में सोडियम देता है, सोडियम ऑप्शन में दे देता है, तो लड़का लोग आराम से सोडियम को करके निकल जाता है। Na लिखे हैं यहाँ, Na था, सोडियम ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पे सोडियम ऑप्शन में है ही नहीं, ना ही पोटेशियम है। तो इसके लिए आपको नीचे से इसकी चार्ट याद रहना चाहिए। तो सोना तो होगा नहीं, Au नहीं होगा, Hg नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉपर। ए क्या हो जाएगा इसका, कॉपर। इनमें से अधिक अभिक्रियाशील अभी तक कॉपर है। अगर सबसे अधिक क्रियाशील पूछ दे तो वो होता है पोटेशियम, और उसके बाद होता है सोडियम। तो पोटेशियम ऑप्शन में नहीं होता है, सोडियम ही होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं है, तो इसका आंसर होगा कॉपर। 36 हो गया। 37 नंबर में देखिए, 37 में ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का पहले सूत्र देख लीजिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, C6H12 और O6। तो ऑक्सीजन के कितने अणु होगा इसमें, ऑक्सीजन के 6 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 37 का आंसर बी। 38 में है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए ये लोग जो बनाए थे ना, डेब्रेनर और हेनरी मोजले, हेनरी मोजले का तो आधुनिक है, हेनरी मोजले का आधुनिक है। फिर से इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन पहले पूछ रहा है, इसका पहले आंसर करा देते हैं कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में प्रमुख योगदान मेंडलीव का था, प्रमुख योगदान मेंडलीव का था। डोब्रेनर ने जो दिया था ना, उत्तरिक नियम दिया था, थर्ड नियम, तीन तीन को तत्वों को रख रहे थे, जिसमें से बीच वाले का करके हो रहा था। इसमें मोजले जो थे ना, ये आधुनिक आवर्त सारणी दिए हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। और न्यूलैंड का अष्टक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो ये तीनों नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीव, इन्होंने प्रमुख योगदान दिया था।
आगे है 39 नंबर में, समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन पूछ है। समस्थानिक, समस्थानिक मतलब इसके स्थान समान होंगे, यानी कि परमाणु संख्या समान होगी और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। 40 में है 40 नंबर क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इस अवक्षेप का रंग आपको बताना है, जो कि होता है पीला। इस अवक्षेप का रंग पीला होता है। ठीक, इसको याद रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये सब। 41 में है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन गैस भरी जाती है? तो ऑक्सीजन निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और क्यों भरी जाती है? क्योंकि वो खराब ना हो, इसलिए उसको खराब से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। 42 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और लोहा। तो इसमें देखिए, इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चंस में ऑप्शन में दे देता है सोडियम और पोटेशियम को, दोनों में से कोई एक दे देगा। तो वहां पे आराम से इजीली आंसर करके लोग निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना सोडियम है ना पोटेशियम है, तो इसका आंसर होगा लिथियम, यानी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। बाकी इन सब को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। आगे है 43 नंबर, सीने बार किसका अयस्क है? तो एच जी, एच जी यानी कि पारा। पारा का अयस्क होता है सीने बार, पारा का अयस्क सीने बार। 44 में चलिए, 44 में है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो है ना, वो अपचयन कहलाता है। अपचयन, अपचयन का आप लोग परिभाषा भी पढ़िएगा तो उसमें भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि अपचयन कहते हैं। ह्रास किसको कहते हैं? अपचयन को। 45 में है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने के लिए के एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने यानी बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब मोटा परत बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण, एनोडीकरण कहते हैं। इसको एनोडीकरण कहते हैं, एल्युमिनियम पर ही स्वयं बन जाता है। ठीक, 46 नंबर है कि निम्न 46 नंबर है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। या इसी को इसका गंध पता है कैसा होता है? इसका गंध सड़ा हुआ अंडे जैसा होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, इसका गंध सड़ा हुआ अंडा के जैसा होता है। और यही क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। इन चारों में यही ऑक्सीकारक है। 47 नंबर है कि कौन सा कार्बन यौगिक के सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? मतलब इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इथेन। इथेन, इथेन नहीं जी, ये होता है थीन, ये थीन हो जाएगा। CnH2n, CnH2n पे है तो एथीन हो जाएगा। ये किसका है? तो एथीन का है। एथीन सबसे अभिक्रियाशील इनमें से कौन है? तो एथीन है। ठीक, 48, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका पता कैसे लगाते हैं? इसका पता लगाने का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। मतलब अगर n का मान 1 होगा तो पहले कक्षा में n1 यानी कि पहला कक्षा में 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो होता भी है कि 1s2, 1s कितना होता है? 2, इसमें यानी कि 2 को इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और दूसरा का में होता है 2s2 और 2p, 2p, 2s2 और p6 होता है, यानी कि 2p6, 2p6। तो दूसरे में 8, तो यहाँ 2 रखिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यानी कि यही फॉर्मूला हमारा सही है। और इसको एक बार में आपको याद रखना है। मिटा ले रहे हैं आगे। 49 नंबर पे, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर इसका फॉर्मूला होता है C2H6O। आईयूपीएसी नाम क्या है? डाइमिथाइल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है, डाइमिथाइल ईथर का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आपको कि मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मेथेन, मिथॉक्सी मेथेन। इसको डाइइथाइल मीथर या मिथॉक्सी मीथेन भी कहते हैं। 50 में है कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? इससे पहले एक क्वेश्चन होता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना खोज या निशोध किया था? तो मटर के पौधे पर। और इसमें पूछ दिया है कि मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसके 7 गुणों पर कार्य किया था मेंडलीव ने। मेंडल या मेंडलीव कहिए, मेंडलीव नहीं, मेंडल, मेंडलीव अलग हो जाएगा। मेंडलीव केमिस्ट्री में हो जाएगा, ये मेंडल बायोलॉजी का है। मेंडलीव नहीं, माफ कीजिएगा गलती से बोला गया। मेंडलीव अलग है, मेंडल अलग है। ठीक, 51 है कि ऑक्जिन है। ऑक्जिन एक हार्मोन होता है और एक पादप हार्मोन है ऑक्जिन। ऑक्जिन क्या है? तो एक पादप हार्मोन है। 52 नंबर में है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन आपको है ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 53 में है कि मेथानोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम आपको फॉर्मिक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। 54 में है कि
धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। आगे चलिए 55 में, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बाहरी कक्षा में पूछ रहा है, तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम की 2 होती है, तो अंतिम कक्षा में इसके 1s2 यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 56 में चलिए, 56 में कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म का है या जल में घुलनशील क्षारक का है, तो दोनों को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को भी क्षार ही कहते हैं, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन में है, 57 में है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, मतलब किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पे क्वेश्चन है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो सबसे कम होता है सोडियम का गलनांक। सोडियम का अगर आप खुली वायु में भी रख देंगे तो ये जल जाएगा, यानी इसका गलनांक बहुत कम है, यानी तुरंत ही गल जाता है। आगे है 59 नंबर में कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है और इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया 2 नंबर के लिए वीवीआई है, पूछ देता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, मतलब किसको जलाने पर व्हाइट कलर की रोशनी प्राप्त होती है, तो मैग्नीशियम। Mg को जलाएंगे तो हमको श्वेत प्रकाश की रोशनी प्राप्त होगी। आगे है 61 नंबर, 61 में देखिएगा कि क्रमानुकुचन गति कहाँ पाई जाती है, तो क्रमानुकुचन जो है ना आहार नाल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, आहार नाल में। क्रमानुकुचन जो जो हमारा पाचन होता है ना, उसी में ये पाया जाता है। आगे यहाँ पे 62 नंबर, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टैनिन जमा होता है आपको टैनिन, टैनिन हमको जमा हो जाएगा वृक्ष के छाल में, हाँ, वृक्ष के छाल में क्या पाया जाता है, तो टैनिन, ठीक। 63 नंबर है कि हृदय का पेसमेकर, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो एनएस नोड, एनएस नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। 64 नंबर है कि एक सामान्य व्यक्ति के हृदय धड़कन की गति होती है, तो एक सामान्य व्यक्ति के हृदय के धड़कन की गति होती है 70 से 80, मतलब कि 72 बार तो नॉर्मल होता है, तो 72 किसके बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा, ठीक। 65 नंबर है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है, और एड्रिनल ऑप्शन में ना होता तो इसका आंसर हो जाता अधिवृक्क, अधिवृक्क, अधिवृक्क अभी नहीं है तो इसका आंसर होगा एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल द्वारा। 66 में है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, पत्तियों के मुरझाने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो एब्सिसिक अम्ल, ये पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। 68 नंबर है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस यकृत से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। इस सब क्वेश्चन को याद रखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब। 69 नंबर में है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, 69 में है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण होता है कवक द्वारा, ठीक। 70 में कि समजात अंग का उदाहरण क्या है, समजात मतलब एक जैसे अंग का उदाहरण क्या है, तो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, तो ये बिल्कुल सही है कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद कुछ कुछ मिलता है, यानी समजात अंग के उदाहरण है। बाकी है हमारे दांत और हाथी का दांत, तो हम लोग का दांत छोटा होता है, हाथी का दांत बड़ा होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला है आलू और घास के ऊपर भू अस्तारी, तो ये भी नहीं होगा, आलू अलग हो गया, घास अलग हो गया, उपयुक्त में से सभी भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। 71 नंबर में प्रत्यावर्ती चाप है कहाँ, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसको, क्या है, प्रत्यावर्ती चाप, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रत्यावर्ती चाप आपको कहाँ बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी रज्जू में, मेरी रज्जू में क्या बनता है, तो प्रत्यावर्ती चाप, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, मेरी रज्जु चाप। आगे है 72 नंबर में कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, तो पहले रक्तदाब होता है 120/80, 120/80, 120 ऊपर है यहाँ पे और बाईटे में 80, ये होता है सामान्य रक्तदाब। इसमें पूछ रहा है अनुशीतलन, तो अनुशीतलन होता है नीचे वाला, नीचे वाले को अनुशीतलन कहते हैं और ऊपर वाले को प्रकुचन कहते हैं, ऊपर वाले को प्रकुचन कहते हैं। तो इसमें पूछा है अनुशीतलन, इसका हो जाएगा 80, 80 mm, 80 mm इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है प्रकुचलन तो इसका हो जाता है 120 mm, तो अभी हो जाएगा 80 mm, ठीक। इसको मिटा लेने दीजिए। आगे क्वेश्चन है 73 नंबर में
कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। केचुआ उभयलिंगी जंतु है। 74 में है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। 74 में है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। 75 में है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प इनमें से कौन है? तो गुड़हल, सरसों, पीपल, पपीता। पपीता है तो पपीता इसका आंसर हो जाएगा, पीपल नहीं पपीता। पपीता का फूल जो होता है ना, वो एक लिंगी होता है। ठीक। आगे है 76 में कि बाघ उपभोक्ता है, मतलब बाघ किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो बाघ अंतिम श्रेणी यानी तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। बाघ कहिए या कोई भी शाकाहारी आदमी को उसमें रख दीजिए, वो तीसरा श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है। 77 क्वेश्चन देखिए, 77 में है निम्न में से किसे निम्न में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन विधि की विधि है, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधि है? तो ये बीजाणु जनन सही है, मुकुलन भी सही है और विखंडन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। आगे है 79 नंबर में कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 24 यानी कि 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी होती है। 24 नॉर्मल संख्या रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन जुड़ा है तो गलत हो जाएगा। 12 जोड़ी इसका आंसर सही है। 12 जोड़ी मतलब 24। आगे है कि कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है? तो ये आपको हिस्सा है आहार नल का। ये आपको हिस्सा है आहार नल का। ये दूसरा सेट था जो कि हमने पूरा करा दिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला सेट को कराया था। कल तीसरा सेट मिल जाएगा। सभी सेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।